हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022। सो दिस इज अ थर्ड पार्ट जहां पे हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं विच इज ऑफ 3 मार्क्स। सो क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है एंड यू आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ रिएक्शन जो मेंशन की है अबव एंड यू हैव टू इवन इक्वेशन के साथ आपको इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है किसी भी एग्जाम्पल के साथ। तो पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है। सो वी कैन सी हियर जो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी सी वी आर गिविंग ए सी एंड बी, तो वी नो दैट दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप सेकंड देखो तो ए बी प्लस सी डी इज गिविंग यू ए सी, ए इज रिएक्टिंग विद बी, सी एंड बी इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड विद डी, सो इट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और सेकंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स हो जाएंगे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करता है तो वी गेट आयरन सल्फेट एंड कॉपर। देन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट यू गेट जिंक सल्फेट एंड कॉपर। लीड प्लस कॉपर क्लोराइड you will get lead chloride and copper. So these three are the examples of displacement reaction. Okay, then next is double displacement reaction. So you can see here सोडियम सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है और बेरियम सल्फेट मिलता है। बेरियम सल्फेट जो है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट जो है यहाँ पे फॉर्म होता है। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यू कैन गिव एनी एग्जांपल इन दिस। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको डायग्राम गिवन है। सो यू कैन सी द डायग्राम। यहाँ पे कैथोड है जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, एनोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन है। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन सॉल्यूशन हम कहते हैं। सो वी नो दैट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इसको हम कहते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। तो अल्कली बिकॉज ऑफ NaOH एंड क्लोरो बिकॉज ऑफ क्लोरीन गैस इज बीन इवॉल्व इन द प्रोसेस, राइट। सो NaCl जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। जो वाटर है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू H प्लस एंड OH माइनस, राइट। सो आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व एट एनोड एंड कैथोड। जो एनोड है, एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिलने वाला है एंड जो कैथोड है, कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलने वाला है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये जो H प्लस यहाँ पे आया है, दिस H प्लस विल गो टूवर्ड्स कैथोड, H प्लस विल गो ओवर हियर, it will take the electrons and hydrogen gas यहाँ पे बनेगी which will get evolved from here, right। जो Cl माइनस है, Cl माइनस as it is negatively charged it will go towards anode, anode के पास जाएगा and it will give its electron to anode। electrons जो है वो positive anode से cathode में travel करेंगे and by losing its electron जो क्लोरीन है यहाँ पे it will combine with another chlorine and you will get chlorine gas at anode। तो anode पे क्लोरीन गैस मिल रही है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिल रही है। नेम द प्रोसेस दैट अकर्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस एंड इसको क्लोरो अल्कली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अल्कलाइन और Cl2 अल्कलाइन सॉल्यूशन और क्लोरीन मिलता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्लोरो अल्कली। Illustrate the reaction of the process with the help of chemical equation. So this is how your reaction will be. NaCl plus water you will get NaOH plus Cl2 gas and hydrogen gas जो है ये दोनों evolve होने वाले हैं। Okay, this is your reaction. So here also you can see एनोड पे क्लोरीन है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस है। क्लोरो अल्कली प्रोसेस हम इसको कहते हैं। अल्कलाइन क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है एंड दिस इज योर रिएक्शन। नंबर 29, द लीव्स ऑफ द प्लांट्स वर कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल। अगर जो लीव्स है प्लांट्स के उसको एल्यूमिनियम फॉइल के साथ कवर किया, हाउ वुड इट अफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट। सो वी नो दैट जो लीव्स है उनका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करना, क्योंकि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो नो फोटोसिंथेसिस विल गोइंग टू अकर एंड जिस वजह से नो ग्लूकोज विल बी मेड इन द प्रोसेस ऑफ वाटर। जो लीव्स होते हैं, लीव्स के थ्रू जो वाटर होती है, एक्सेस ऑफ वाटर होती है, दैट इज बीन इवेपोरेटेड, और जिसके वजह से जो वाटर होता है फ्रॉम सॉइल, रूट से जो सॉइल या मिनरल्स जो है, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है और पानी धीरे धीरे ऊपर जाता है टू द लीव्स और डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट पानी जो है, वाटर जो है वो मूव करता है। तो अगर ट्रांसपिरेशन ही नहीं होगा, अगर लीव्स में से पानी जो है वो इवेपोरेट नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट नहीं होगा और नीचे से पानी ऊपर नहीं आएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ लीफ सर्फेस विल बी अफेक्टेड। तो टेम्परेचर का जो रेगुलेशन है जो लीफ करता है बाय
गेटिंग वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करके पानी को ऊपर खींचने का काम करता है. All this process will get affected. Let's see the next question. How is lymph an important fluid involved in transportation? lymph किस तरह से एक important role play करता है transportation के process में. And if lymphatic vessels get blocked, अगर lymphatic process जो है वो अगर वो blocked हो जाती है तो इससे क्या ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट होगा. तो वी नो दैट जो लिम्फ है इसका मेन काम होता है इंटेस्टाइन से क्या करता है, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट जो है उसको कैरी करने का काम करता है. और इसका दूसरा काम ये भी होता है कि ये ड्रेन करता है एक्सेस ऑफ फ्लूइड जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के बीच में प्रेजेंट है. ठीक है, तो उस फ्लूइड को ये कैरी करता है इनटू द ब्लड. सो अगर लिम्फेटिक वेसल्स जो है, सिस्टम जो है, अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो दिस विल लीड टू वाटर रिटेंशन. वाटर विल रिटेन इन द blood and poor fat absorption in the body. Fat का absorption जो है that will get affected because of this. So this is how it is going to be happen, right? Question number 30 देखते हैं. रोहित wants to have an erect image. Erect image चाहिए object की using converging mirror, right? So converging mirror we know that it is a concave mirror जिसका focal length आपको गया है 40 centimeter. As it is a concave mirror, so it will be minus 40 centimeter. Specify the range of distance where the object can be placed in front of the mirror. मिरर के केस में इरेक्ट इमेज हमें मिलती है जब फोकस और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट होता है. तो इरेक्ट इमेज सिर्फ एक ही कंडीशन में हमें मिलती है. तो क्योंकि फोकल लेंथ माइनस 40 सेंटीमीटर है तो अगर हमें इरेक्ट इमेज चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा 0 और 40 के बीच में, लेस देन 40. ठीक है, फोकल लेंथ के पहले. तो 0 और 40 के बीच में अगर हम प्लेस करेंगे तो हमें इरेक्ट इमेज मिलने वाली है. ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन. सो वी हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द सेम एंड स्टेट वन यूज ऑफ द मिरर. तो वी नो दैट जब इरेक्ट इमेज हमें मिलती है तो बहुत ही एनलार्ज्ड इमेज होती है और इस पर्टिकुलर केस को यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं फॉर सीइंग द टीथ और इट हैज बीन यूज्ड एज अ शेविंग मिरर एज वेल. ठीक है, इसका जो रे डायग्राम है कुछ इस तरह से बनेगा. तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे एफ है, ठीक है, फोकस है, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है. इससे कम डिस्टेंस में अगर हम रखेंगे तो यहाँ हमें इमेज मिलने वाली है जो कि इरेक्ट हमें मिलेगी, इरेक्ट एंड एनलार्ज. दिस इज द रे डायग्राम यू कैन ड्रॉ ओवर देयर, राइट. लेट्स सी 31 क्वेश्चन नंबर. A lens of focal length 5 cm is being used by Dipashri in a laboratory as a magnifying glass. Her least distance of distinct vision is 25 cm. What is the magnification obtained by using the glass? And she keeps the book at a distance of 10 cm from her eyes and tries to read. She is unable to read. What is the reason for this? So from this we can calculate the magnification. As we know the magnification formula जो होता है. So image distance हमें given है v is equals to -25 cm. Focal length दिया है 5 cm. लेंस फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं 1/f is equals to 1/v minus 1/u and put the value. So we get u की वैल्यू हमें मिलती है -25/6 cm. इससे हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं m is equals to v/u. v जो है that is -25 and u के दिया है -25/6 जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में होगा. 25 gets cancelled and we get the value as 6 because minus and minus it became plus. Okay, so जो magnification हमें मिलता है that is 6 cm. अब least, this is because least distance of distinct vision 25 cm है, तो अगर 10 cm पे बुक हम रखते हैं तो we won't be able to read properly. So that is the reason why she is not able to read it. Next देखते हैं. A student fixes a white sheet of paper on a drawing board. He places a bar magnet in the center. तो एक white sheet लिया है, उसके सेंटर में bar magnet place किया है and sprinkle some iron fillings uniformly. Sprinkle किए हैं iron fillings. Then it taps gently. तो iron filling जो है वो खुद को arrange कर लेते हैं in a certain pattern. Okay. So why do iron fillings arrange themselves in a particular pattern? इसका reason ये है कि each tiny iron fillings is acting like a tiny magnet over here and it arrange itself in the magnetic field line. जो भी magnetic field lines उसके pattern में it arrange itself. ठीक है. नेक्स्ट है which physical quantity is indicated by the pattern of field lines. तो जो physical quantity indicate करता है that is magnetic field lines, magnetic field की property indicate करता है. State any two properties of magnetic field lines. तो magnetic field lines जो है वो closed curve circular form में arrange होती है
एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर. तो करंट कैरिंग वायर है, उसके पास में हमने कंपास नीडल को प्लेस किया है. तो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? अगर कोई कंडक्टर है, उसके अंदर करंट पास हो रहा है, तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिसकी वजह से कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा. अगर आप करंट को बढ़ाते हो, इफ यू इंक्रीज द करंट, तो डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा शो होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द सर्किट. डायरेक्ट रिलेशन है, जिस वजह से अगर आप करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से कंपास नीडल ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा. कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर. अगर हम कंपास नीडल को दूर लेके जाते हैं वायर से, तो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेडियस. जितना डिस्टेंस, जितना दूर आप जाओगे उतना रेडियस बढ़ेगा. एंड अगर ये डिस्टेंस बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होगी. अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो कंपास नीडल जो है उसका डिफ्लेक्शन भी कम होगा. तो दिस इज हाउ इट विल सी. Let's see the last question. Why is a damage to ozone layer a cause for concern? What are its causes and what steps are being taken to limit these damage? तो damage to ozone layer is cause for concern because ozone layer जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर एक शील्ड की तरह एक्ट करती है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है. अगर ये यूवी रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आएंगे तो इट कैन कॉज स्किन कैंसर टू ह्यूमन बींग्स. सिंथेटिक केमिकल्स जो है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रिलीज होते हैं रेफ्रिजरेटर्स से, एसी से, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर से, ये मेन रीजन है जिसकी वजह से आपकी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होते जा रही है. अगर हमें इसको प्रोटेक्ट करना है ओजोन लेयर को, तो हमें कुछ लिमिट करना पड़ेगा. हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन और रेफ्रिजरेटर्स जो है इनके यूजेज को. तो डायरेक्शंस दिए हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम में टू फ्रीज और लिमिट द प्रोडक्शन एंड यूसेज ऑफ CFC. तो इसको फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक. So this is all about section C. In the next video, we are going to see section D and cover the questions from 34 to 36, which are long answer questions of 5 marks. Thank you.